चैप्टर 8 1906 की गर्मियों में साराटोगा में यूनियन पैसिफिक की घटना ने मुझे पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र बना दिया है, जो कि अन्य लोगों की राय और अनुमानों और संदेहों के बारे में है। भले ही वे व्यक्तिगत रूप से मित्रवत या सक्षम हो सकते हैं। घटनाओं ने घमंड नहीं, मेरे लिए यह साबित कर दिया कि मैं अपने बारे में अधिकांश लोगों की तुलना में टेप को अधिक सटीक रूप से पढ़ सकता हूँ। मैं हॉर्डिंग ब्रदर्स के औसत ग्राहक से भी बेहतर ढंग से इक्विप था कि मैं सट्टा प्रेजुडिसेस से पूरी तरह मुक्त था। बेर पक्ष मुझे बुल पक्ष या इसके विपरीत से अधिक आकर्षित नहीं करता है। मेरा एक स्टेडफास्ट प्रेजुडिस गलत होने के खिलाफ है। यहाँ तक एक बालक के रूप में मैंने हमेशा ऐसे तथ्यों से अपने अर्थ निकाले जो मैंने देखे। यह एकमात्र तरीका है जिससे अर्थ मुझ तक पहुँचता है। मैं उन तथ्यों से बाहर नहीं निकल सकता जो कोई मुझसे पाने के लिए कहता है। वे मेरे तथ्य हैं। क्या आप नहीं देखते? अगर मैं किसी चीज पर विश्वास करता हूँ तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि मुझे बस करना चाहिए। जब मेरे पास स्टॉक की लंबी अवधि होती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे द्वारा परिस्थितियों को पढ़ने से मुझे बुलिश बना दिया जाता है। लेकिन आप बहुत से ऐसे लोगों को पाते हैं जो बुद्धिमान माने जाते हैं, जो बुलिश हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक है। मैं अपनी संपत्ति या अपनी वासनाओं को या तो मेरे लिए कोई सोच विचार करने की अनुमति नहीं देता। इसलिए मैं दोहराता हूं कि मैं टेप के साथ कभी बहस नहीं करता। बाजार पर गुस्सा होना क्योंकि यह अप्रत्याशित रूप से या यहां तक अतार्किक रूप से आपके खिलाफ जाता है, आपके फेफड़ों पर पागल होने जैसा है क्योंकि आपको निमोनिया है। मुझे धीरे धीरे इस बात का पूरा एहसास हो रहा था कि टेप रीडिंग से कहीं ज्यादा अटकलों को स्टॉक करना है। एक बुल बाजार में लगातार तेजी के महत्वपूर्ण महत्व पर ओल्ड मैन पार्ट्रिज के आग्रह ने निस्संदेह मन को अन्य सभी चीजों से ऊपर की आवश्यकता पर ध्यान दिया कि एक आदमी किस तरह के बाजार में ट्रेडिंग कर रहा है। मुझे एहसास हुआ कि बड़ा पैसा जरूरी होना चाहिए बड़े झूले में हो। जो कुछ भी एक बड़ा स्विंग अपने इनिशियल इम्पल्स दे सकता है। तथ्य यह है कि इसकी निरंतरता फाइनेंसरों द्वारा पूल या आर्टिफिस द्वारा हेरफेर का परिणाम नहीं है, बल्कि बुनियादी स्थितियों पर निर्भर करती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका विरोध कौन करता है। झूले को अनिवार्य रूप से उतनी ही दूर और उतनी ही तेजी से चलना चाहिए जब तक कि प्रेरक शक्तियां निर्धारित करती हैं। शरतोगा के बाद मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, शायद मुझे और अधिक मच्योली रूप से कहना चाहिए कि चूंकि पूरी सूची मुख्य धारा के अनुसार चलती है, इसलिए इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी मैंने व्यक्तिगत नाटकों या इस या अन्य स्टॉक के व्यवहार का अध्ययन करने की कल्पना की थी। साथ ही झूले के बारे में सोचकर एक आदमी अपने ट्रेडिंग में सीमित नहीं था। वो पूरी सूची खरीद या बेच सकता था। कुछ शेयरों में एक छोटी लाइन खतरनाक होती है जब कोई व्यक्ति पूंजीगत स्टॉक के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक बेचता है। यह राशि इस बात पर निर्भर करती है कि स्टॉक कैसे, कहां और किसके द्वारा रखा गया है। लेकिन वो सामान्य सूची के 1,00,000 शेयर बेच सकता था अगर उसके पास कीमत थी बिना निचोड़े जाने के खतरे के। पुराने दिनों में अंदरूनी सूत्रों द्वारा समय समय पर शॉर्ट से बहुत पैसा कमाया जाता था और कोनों और निचोड़ों के उनके सावधानी से बढ़ावा दिया जाता था। स्पष्ट रूप से करने वाली बात यह थी कि बुल मार्केट में बुलिश और बेयर मार्केट में मंदी का होना मूर्खतापूर्ण लगता है ना? लेकिन मुझे उस सामान्य सिद्धांत को दृढ़ता से समझना था, इससे पहले कि मैं यह देख पाता कि इसे व्यवहार में लाने का मतलब वास्तव में संभावनाओं का अनुमान लगाना है। मुझे उन लाइंस पर ट्रेड करना सीखने में काफी समय लगा, लेकिन अपने साथ न्याय करते हुए मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि उस समय तक मेरे पास इतना बड़ा दांव नहीं था कि मैं इस तरह से अनुमान लगा सकूं। यदि आपकी लाइन बड़ी है तो एक बड़े स्विंग का मतलब बड़ा पैसा होगा।
और एक बड़ी लाइन को स्विंग करने में सक्षम होने के लिए आपको अपने ब्रोकर के पास एक बड़ा बैलेंस चाहिए। मैंने हमेशा महसूस किया कि मुझे अपनी दैनिक रोटी शेयर बाजार से बनानी है। इसने अधिक लाभदायक लेकिन धीमी गति से उपलब्ध हिस्सेदारी बढ़ाने के मेरे प्रयासों में हस्तक्षेप किया और इसलिए स्विंग्स पर ट्रेडिंग करने की अधिक इमीडिएटली महंगी विधि। लेकिन अब न केवल मेरा खुद पर विश्वास मजबूत हुआ, बल्कि मेरे दलालों ने मुझे छिटपुट रूप से भाग्यशाली बॉय प्लंजर के रूप में सोचना बंद कर दिया। उन्होंने कमीशन में मुझसे बहुत कुछ कमाया था, लेकिन अब मैं उनके स्टार ग्राहक बनने के लिए एक उचित तरीके से था और इस तरह मेरे ट्रेडिंग की वास्तविक मात्रा से अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए। एक ग्राहक जो पैसा कमाता है वो किसी भी ब्रोकर के ऑफिस के लिए एक एसेट है। जिस क्षण मैंने केवल टेप का अध्ययन करके संतुष्ट होना बंद कर दिया, मैंने विशेष रूप से विशिष्ट शेयरों में दैनिक उतार चढ़ाव के साथ खुद को चिंतित करना बंद कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो मुझे बस एक अलग कोण से खेल का अध्ययन करना पड़ा। मैंने उद्धरण से पहले सिद्धांतों पर वापस काम किया, कीमतों में उतार चढ़ाव से लेकर बुनियादी स्थितियों तक। बेशक मैं लंबे समय से नियमित रूप से दैनिक डोप पढ़ रहा था। सभी ट्रेडर्स करते हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश गपशप थी, कुछ जानबूझकर झूठी, और बाकी केवल लेखकों की व्यक्तिगत राय थी। प्रतिष्ठित साप्ताहिक समीक्षा जब उन्होंने अंतर्निहित स्थितियों को छुआ तो मेरे लिए पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थे। वित्तीय संपादकों का दृष्टिकोण एक नियम के रूप में मेरा नहीं था। उनके लिए अपने तथ्यों को मार्शल करना और उनसे निष्कर्ष निकालना कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं था, लेकिन यह मेरे लिए था। समय के तत्व के हमारे मूल्यांकन में भी बहुत बड़ा अंतर था। जो सप्ताह बीत चुका था उसका विश्लेषण मेरे लिए आने वाले हफ्तों के पूर्वानुमान से कम महत्वपूर्ण नहीं था। वर्षों से मैं अनुभवहीनता, यौवन और अपर्याप्त पूंजी के दुर्भाग्यपूर्ण संयोजन का शिकार रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एक खोजकर्ता का उत्साह महसूस हुआ। खेल के प्रति मेरे नए रवैये ने न्यूयॉर्क में बड़ी कमाई करने में मेरी बार बार की विफलताओं को समझाया, लेकिन अब पर्याप्त संसाधनों, अनुभव और आत्मविश्वास के साथ मैं नई चाबी को आजमाने की इतनी जल्दी में था कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर एक और ताला था, एक टाइम लॉक। यह पूरी तरह से प्राकृतिक निरीक्षण था। मुझे सामान्य ट्यूशन का भुगतान हर कदम पर एक अच्छा झटका देना था। मैंने 1906 में स्थिति का अध्ययन किया और मुझे लगा कि धन का दृष्टिकोण विशेष रूप से गंभीर था। दुनिया भर में बहुत सी वास्तविक संपत्ति नष्ट हो गई थी। हर किसी को देर सबेर इसका एहसास होना चाहिए, और इसलिए कोई भी किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं होगा। यह उस तरह का कठिन समय नहीं होगा जो $8,000 के रेस घोड़ों के एक कालोड के लिए $10,000 के घर की अदला बदली से आता है। यह आग से घर और रेल मार्ग के मलबे से अधिकांश घोड़ों का पूर्ण विनाश था। बोअर युद्ध में तोप के धुएं में अच्छी हार्ड कैश थी, और दक्षिण अफ्रीका में गैर उत्पादक सैनिकों को खिलाने के लिए खर्च किए गए लाखों का मतलब ब्रिटिश निवेशकों से अतीत की तरह कोई मदद नहीं थी। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को में भूकंप और आग और अन्य आपदाओं ने सभी निर्माताओं, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों और करोड़पति को छुआ। रेलवे को बहुत नुकसान होना चाहिए। मुझे लगा कि स्मैश के एक आड़ू को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा होने पर स्टॉक बेचने के लिए एक चीज थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले ही देख लिया था कि मेरा प्रारंभिक लेन देन, यह तय करने के बाद कि मैं किस तरह से ट्रेड करने जा रहा हूं, मुझे लाभ दिखाने के लिए उपयुक्त था। और अब जब मैंने बेचने का फैसला किया तो मैं गिर गया। चूंकि हम निस्संदेह एक वास्तविक बेयर बाजार में प्रवेश कर रहे थे, मुझे यकीन था कि मुझे अपने करियर की सबसे बड़ी हत्या करनी चाहिए। बाजार निकल गया, फिर वापस आ गया, यह छायांकित हो गया और फिर यह तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेरा पेपर प्रॉफिट गायब हो गया और पेपर लॉस बढ़ता गया।
एक दिन ऐसा लग रहा था कि एक बेर नहीं बचेगा जो कि असली बेर बाजार की कहानी बताने के लिए है। मैं चूक बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कवर किया। वैसे ही था। अगर मेरे पास नहीं होता तो मेरे पास पोस्टल कार्ड खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होता। मैंने अपना अधिकांश फर्क खो दिया, लेकिन एक और दिन लड़ने के लिए जीना बेहतर था। मैंने गलती की थी, लेकिन कहाँ? मैं एक बेर बाजार में मंदी की स्थिति में था। वो बुद्धिमान था। मैंने स्टॉक कम बेचा था। ये उचित था। मैंने उन्हें बहुत जल्द बेच दिया था। वो महंगा था। मेरी पोजीशन सही थी लेकिन मेरा खेल गलत था। हालांकि हर दिन बाजार को अपरिहार्य तबाही के करीब ले आया। इसलिए मैंने इंतजार किया और जब रैली लड़खड़ाने लगी और रुकने लगी तो मैंने उनके पास उतना ही स्टॉक रखने दिया जितना कि मेरे दुखी माजिन ने अनुमति दी थी। मैं इस बार ठीक पूरे एक दिन के लिए सही था, क्योंकि अगले दिन एक और रैली थी। वास्तव में आप में से एक और बड़ा काट। इसलिए मैंने टेप पढ़ा और कवर किया और इंतजार किया। नियत समय में मैं बार बार बिक गया और वे आशाजनक रूप से नीचे चले गए और फिर उन्होंने बेरहमी से रैली की। ऐसा लग रहा था कि बाजार मुझे बकेट शॉप ट्रेडिंग के अपने पुराने और सरल तरीकों पर वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह पहली बार था जब मैंने एक या दो शेयरों के बजाय पूरे बाजार को गले लगाते हुए एक निश्चित भविष्योन्मुखी योजना के साथ काम किया था। मुझे लगा कि अगर मैं बाहर रहता हूं तो मुझे जीतना ही होगा। निश्चित रूप से उस समय मैंने अपना दांव लगाने की अपनी सिस्टम विकसित नहीं की थी, या मैं अपनी छोटी लाइन को गिरते बाजार पर रख देता। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार समझाया था, तब मैं अपना इतना मार्जिन नहीं खोता। मैं गलत होता लेकिन आहत नहीं होता। आप देखिए, मैंने कुछ तथ्यों का अवलोकन किया था लेकिन उनका समन्वय करना नहीं सीखा था। मेरे अधूरे अवलोकन ने न केवल मदद की बल्कि वास्तव में बाधा भी डाली। मैंने अपनी गलतियों का अध्ययन करना हमेशा लाभदायक पाया है। इस प्रकार मुझे अंततः पता चला कि बेयर बाजार में अपनी बेयर की स्थिति को नहीं खोना बहुत अच्छा था। लेकिन ऑपरेटिंग के लिए समय की अनुकूलता निर्धारित करने के लिए हर समय टेप को पढ़ा जाना चाहिए। यदि आप सही शुरुआत करते हैं तो आप अपनी लाभदायक स्थिति को गंभीर रूप से खतरे में नहीं देखेंगे, और फिर आपको तंग बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। बेशक आज मुझे अपनी टिप्पणियों की सटीकता पर अधिक विश्वास है, जिसमें न तो आशाएं और न ही शौक कोई भूमिका निभाते हैं, और मेरे पास अपने तथ्यों को सत्यापित करने के साथ साथ अपने विचारों की शुद्धता के विभिन्न परीक्षण के लिए अधिक सुविधाएं हैं। लेकिन 1906 में लगातार रैलियों ने मेरे हाशिए को खतरनाक तरीके से प्रभावित किया। मैं लगभग 27 साल का था। मैं इस खेल में 12 साल से था। लेकिन पहली बार जब मैंने एक संकट के कारण ट्रेडेड किया जो अभी भी आने वाला था, तो मैंने पाया कि मैं एक दूरबीन का उपयोग कर रहा था। तूफान के बादल की मेरी पहली झलक और बड़े ब्रेक को भुनाने के समय के बीच खिंचाव स्पष्ट रूप से इतना अधिक था जितना मैंने सोचा था कि मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या मैंने वास्तव में वही देखा जो मैंने सोचा था कि मैंने इतनी स्पष्ट रूप से देखा था। कॉल मनी दरों में हमारे पास कई चेतावनियां और सनसनीखेज आरोहण थे। फिर भी कुछ महान फाइनेंसरों ने कम से कम अखबार के पत्रकारों से उम्मीद से बात की और शेयर बाजार में आने वाली रैलियों ने आपदा के बारे में झूठ बोला। क्या मैं मंदी की स्थिति में मौलिक रूप से गलत था, या बहुत जल्द कम बिक्री शुरू करने में केवल अस्थायी रूप से गलत था? मैंने फैसला किया कि मैं बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं वास्तव में इसमें मदद नहीं कर सका। इसके बाद बाजार में बिकवाली शुरू हुई। वो मेरा अवसर था। मैंने वो सब बेच दिया जो मैं कर सकता था, और फिर शेयरों में फिर से तेजी आई, काफी उच्च स्तर पर। इसने मुझे साफ कर दिया। वहां मैं सही था और भंडाफोड़ हुआ। मैं आपको बताता हूं कि यह रिमार्केबल था। क्या हुआ यह था, मैंने आगे देखा और डॉलर का एक बड़ा ढेर देखा। उसमें से एक चिन्ह चिपका हुआ था। उस पर बड़े अक्षरों में
हेल्प योरसेल्फ लिखा था। इसके बगल में लॉरेंस लिविंगस्टन ट्रकिंग कॉरपोरेशन के साथ एक गाड़ी खड़ी थी, जिसके किनारे पर चित्रित किया गया था। मेरे हाथ में एकदम नया फावड़ा था। देखने में कोई दूसरी आत्मा नहीं थी, इसलिए सोने फावड़े में मेरा कोई मुकाबला नहीं था, जो दूसरों से आगे डॉलर ढेर देखने का एक सौंदर्य है। जिन लोगों ने इसे देखा होगा, यदि वे देखना बंद कर देते हैं तो वे इसके बजाय बेसबॉल गेम देख रहे थे, या मोटरिंग, या घर खरीदने के लिए भुगतान किए जाने वाले डॉलर के लिए भुगतान किया जा रहा था। यह पहली बार था जब मैंने आगे बढ़ा पैसा देखा था, और मैं स्वाभाविक रूप से दौड़ते हुए इसकी ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि मैं डॉलर के ढेर तक पहुंच पाता, मेरी हवा मुझ पर वापस चली गई और मैं जमीन पर गिर गया। डॉलर का ढेर अभी भी था, लेकिन मैं फावड़ा खो चुका था और वैगन चला गया था। बहुत जल्दी दौड़ने के लिए बहुत कुछ। मैं खुद को साबित करने के लिए बहुत उत्सुक था कि मैंने असली डॉलर देखे हैं, मृग तृष्णा नहीं। मैंने देखा और जानता था कि मैंने देखा। मेरी उत्कृष्ट दृष्टि के लिए इनाम के बारे में सोचकर मुझे डॉलर ढेर की दूरी पर विचार करने से रोक दिया गया। मुझे चलना चाहिए था और स्प्रिंट नहीं करना चाहिए था। वही हुआ। मैंने यह निर्धारित करने के लिए इंतजार नहीं किया कि बैग की तरफ गिरने का समय सही है या नहीं। एक अवसर पर जब मुझे अपने टेप रीडिंग की सहायता लेनी चाहिए थी, मैंने ऐसा नहीं किया। इस तरह मुझे पता चला कि जब कोई बेयर बाजार की शुरुआत में ठीक से मंदी का होता है, तब तक थोक में बिक्री शुरू नहीं करना अच्छा होता है, जब तक कि इंजन के बैकफायरिंग का कोई खतरा न हो। मैंने उन सभी वर्षों में होर्डिंग के ऑफिस में हजारों शेयरों में कारोबार किया था, और इसके अलावा फर्म को मुझ पर भरोसा था और हमारे संबंध सबसे सुखद थे। मुझे लगता है कि उन्होंने महसूस किया कि मैं बहुत जल्द फिर से सही हो जाऊंगा, और वे जानते थे कि अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने की मेरी आदत के साथ मुझे बस एक शुरुआत की जरूरत थी, और जो मैंने खो दिया था उसे वापस पाने से ज्यादा मुझे चाहिए। उन्होंने मेरे ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाया था और वे और अधिक कमाएंगे। इसलिए जब तक मेरा क्रेडिट ऊंचा था, तब तक मैं वहां फिर से ट्रेड करने में सक्षम होने के बारे में कोई परेशानी नहीं थी। मुझे प्राप्त हुई पिटाई के उत्तराधिकार ने मुझे कम आक्रामक रूप से कौकसूर बना दिया। शायद मुझे कम लापरवाह कहना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे पता था कि मैं स्मैश के बहुत करीब था। मैं बस इतना कर सकता था कि मैं चौकस होकर प्रतीक्षा करूं, जैसा कि मुझे डुबकी लगाने से पहले करना चाहिए था। घोड़ा चोरी हो जाने के बाद अस्तबल में ताला लगाने का मामला नहीं था। मुझे बस सुनिश्चित होना था। अगली बार जब मैंने कोशिश की, अगर एक आदमी ने गलती नहीं की तो वो 1 महीने में दुनिया का मालिक होगा। लेकिन अगर वो अपनी गलतियों से लाभ नहीं उठाता तो उसके पास एक धन्य वस्तु नहीं होती। ठीक है महोदय। एक अच्छी सुबह मैं शहर आया और एक बार फिर से आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। इस बार कोई शक नहीं था। मैंने सभी अखबारों के वित्तीय पन्नों में एक विज्ञापन पढ़ा था जो एक उच्च संकेत था कि मुझे डूबने से पहले इंतजार करने की समझ नहीं थी। यह उत्तरी प्रशांत और महान उत्तरी सड़कों द्वारा स्टॉक के एक नए मुद्दे की घोषणा थी। शेयरहोल्डर्स की सुविधा के लिए किस्त योजना पर भुगतान किया जाना था। वॉल स्ट्रीट में यह विचार कुछ नया था। इसने मुझे अशुभ से अधिक मारा। वर्षों से ग्रेट नॉर्डर्न पसंदीदा पर अमोघ बुल आइटम की घोषणा की गई थी कि एक और तरबूज काटा जाना था। तरबूज ने कहा कि भाग्यशाली स्टॉक होल्डर्स के अधिकार में ग्रेट नॉर्डर्न स्टॉक के एक नए मुद्दे के बराबर सदस्यता लेने का अधिकार है। ये अधिकार मूल्यवान थे, क्योंकि बाजार मूल्य हमेशा बराबर से ऊपर था। लेकिन अब मुद्रा बाजार ऐसा था कि देश के सबसे शक्तिशाली बैंकिंग घरानों को यह भी यकीन नहीं था कि शेयरहोल्डर सौदे के लिए कैश भुगतान कर पाएंगे। और ग्रेट नॉर्डर्न पसंदीदा लगभग 330 पर बिक रहा था। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा,
मैंने एड हॉर्डिंग से कहा, अभी बेचने का समय है। यही वो समय है जब मुझे शुरू हो जाना चाहिए था। बस उस विज्ञापन को देखें। है ना? उसने देखा था। मैंने बताया कि मेरी राय में बैंकरों का कबूलनामा क्या है, लेकिन वो हमारे ऊपर बड़ा ब्रेक नहीं देख सका। उन्होंने बाजार की बड़ी रैलियों की आदत के कारण बहुत बड़ी छोटी लाइन लगाने से पहले इंतजार करना बेहतर समझा। अगर मैंने इंतजार किया तो कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन ऑपरेशन सुरक्षित होगा। एड, मैंने उससे कहा, जितना अधिक देर से शुरू करने में देरी होगी, ब्रेक उतना ही तेज होगा जब यह शुरू होगा। वो विज्ञापन बैंकरों की ओर से एक साइन कन्फेशन है। वे जो डरते हैं वो वही है जो मैं आशा करता हूँ। यह है बेयर वैगन पर सवार होने के लिए एक संकेत। हमें बस इतना ही चाहिए। अगर मेरे पास $10 मिलियन होते तो मैं इस मिनट में इसका हर प्रतिशत दांव पर लगा देता। मुझे कुछ और बात करना और बहस करना था। वो केवल उन अनुमानों से संतुष्ट नहीं था जो एक समझदार व्यक्ति उस अद्भुत विज्ञापन से प्राप्त कर सकता है। यह मेरे लिए काफी था, लेकिन ऑफिस के ज्यादातर लोगों के लिए नहीं। मैंने थोड़ा बेचा, बहुत छोटी। कुछ दिनों बाद सेंट पॉल बहुत ही दयालुता से अपने स्वयं के एक अंक की घोषणा के साथ सामने आए, या तो स्टॉक या नोट्स। मैं भूल जाता हूं कि कौन सा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जो मायने रखता था वो यह था कि जिस क्षण मैंने इसे पढ़ा कि भुगतान की तारीख ग्रेट उत्तरी और उत्तरी प्रशांत भुगतान से पहले निर्धारित की गई थी, जिसकी घोषणा पहले की गई थी, यह उतना ही स्पष्ट था जैसे कि उन्होंने एक मेगाफोन का इस्तेमाल किया था कि ग्रैंड पुराने सेंट पॉल 2 अन्य रेल मार्गों को हराकर वॉल स्ट्रीट में तैर रहे थे। सेंट पॉल के बैंकरों को स्पष्ट रूप से डर था कि तीनों के लिए पर्याप्त नहीं था और वे यह नहीं कह रहे थे। आपके बाद, मेरे प्यारे अल्फोंस, यदि पैसा पहले से ही इतना कम था और आप शर्त लगाते हैं कि बैंकरों को पता था कि यह बाद में क्या होगा, रेलवे को इसकी सख्त जरूरत थी। यह वहां नहीं था। जवाब क्या था? उन्हें बेचो। बेशक, शेयर बाजार पर टिकी जनता ने उस हफ्ते बहुत कम देखा। बुद्धिमान स्टॉक ऑपरेटरों ने उस वर्ष बहुत कुछ देखा। यही अंतर था मेरे लिए। वो संदेह और झिझक का अंत था। मैंने तब और वहां रखने के लिए अपना मन बना लिया। उसी सुबह मैंने शुरू किया जो वास्तव में मेरा पहला अभियान था, जिसका मैंने अनुसरण किया है। मैंने हॉर्डिंग को बताया कि मैंने क्या सोचा और मैं कैसे खड़ा था, और उसने मेरे ग्रेट नॉर्डन को 330 के आसपास और अन्य शेयरों को उच्च कीमतों पर बेचने पर कोई आपत्ति नहीं की। मैंने अपनी पहले और महंगी गलतियों से लाभ उठाया और अधिक समझदारी से बेचा। मेरी प्रतिष्ठा और मेरा श्रेय एक पल में फिर से स्थापित हो गया। यह एक दलाल के ऑफिस में सही होने की सुंदरता है, चाहे दुर्घटना से हो या नहीं। लेकिन इस बार मैं ठंडे दिमाग से सही था, एक झुकाव या टेप के कुशल पढ़ने के कारण नहीं, बल्कि सामान्य रूप से शेयर बाजार को प्रभावित करने वाली स्थितियों के मेरे विश्लेषण के परिणामस्वरूप। मैं अनुमान नहीं लगा रहा था, मैं अपरिहार्य की आशंका कर रहा था। इसने शेयरों को बेचने के लिए किसी साहस की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बस कम कीमतों के अलावा कुछ नहीं देख सकता था, और मुझे उस पर कार्रवाई करनी थी, है ना? इसके अलावा मेरे द्वारा और क्या किया जा सकता है? पूरी सूची मश के रूप में नर्म थी। इस समय एक रैली थी और लोग मेरे पास आकर मुझे चेतावनी देते थे कि पतन का अंत हो चुका है। बड़े साथियों ने कम ब्याज को बहुत बड़ा जानकर बेयर्स से भराई को निचोड़ने का फैसला किया था, और आगे यह हमें निराशावादियों को कुछ मिलियन पीछे कर देगा। यह एक चिंच थी कि बड़े साथियों पर कोई दया नहीं होगी। मैं इन दयालु सलाहकारों को धन्यवाद देता था। मैं बहस भी नहीं करता, क्योंकि तब उन्होंने सोचा होगा कि मैं चेतावनियों के लिए आभारी नहीं था। वो मित्र जो मेरे साथ अटलांटिक सिटी में था, तड़प रहा था।
वो भूकंप के बाद के कुबड़ को समझ सकता था। वो ऐसी एजेंसियों पर अविश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने यूनियन पैसिफिक को बेचने के अपने अंधी आवेग का बुद्धिमानी से पालन करके 1/4 मिलियन कमाए थे। उन्होंने यहाँ तक कि प्रोविडेंस रहस्यमय तरीके से मुझे स्टॉक बेचने के लिए काम कर रहा था जब वो खुद तेज थे, और वो मेरे दूसरे यूपी को समझ सके, साराटोगा में ट्रेड, क्योंकि वो किसी भी सौदे को समझ सकता था जिसमें एक स्टॉक शामिल था, जिस पर टिप ने निश्चित रूप से आंदोलन को अग्रिम रूप से तय किया, या तो ऊपर या नीचे। लेकिन यह भविष्यवाणी करने की बात कि सभी स्टॉक नीचे जाने के लिए बाध्य थे, उसे परेशान करते थे। उस तरह के डोप ने किसी का क्या भला किया? आग की लपटों में एक सज्जन कैसे बता सकते हैं कि क्या करना है? मुझे पुराने पार्ट्रिज की पसंदीदा टिप्पणी याद आई। ठीक है, यह एक बुल बाजार है, आप जानते हैं, जैसे कि यह किसी के लिए भी पर्याप्त युक्ति थी जो काफी बुद्धिमान था, जैसा कि सच में था। यह बहुत उत्सुक था कि 15 या 20 अंकों के ब्रेक से भारी नुकसान झेलने के बाद जो लोग अभी भी लटके हुए थे, उन्होंने 3 पॉइंट रैली का स्वागत किया और सुनिश्चित थे कि नीचे तक पहुंच गया था और पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो गया था। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझसे पूछा, क्या तुमने कवर किया है? मैं क्यों? मैंने कहा, दुनिया में सबसे अच्छे कारण के लिए। वो क्या कारण है? पैसा कमाने के लिए। उन्होंने नीचे को छुआ है और जो नीचे जाता है वो ऊपर आना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, मैंने जवाब दिया। पहले वे नीचे तक डूबते हैं, फिर वे ऊपर आते हैं, लेकिन तुरंत नहीं। उन्हें कुछ दिनों के लिए अच्छा और मृत होना है। इन लाशों के सतह पर उठने का समय नहीं है। वे काफी नहीं हैं, अभी तक मरा हुआ है। एक बूढ़े ने मुझे सुना। वो उन लोगों में से एक थे जिन्हें हमेशा कुछ न कुछ याद दिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि विलियम आर ट्रेवर्स, जो मंदी के शिकार थे, एक बार एक दोस्त से मिले जो बुलिश था। उन्होंने बाजार के विचारों का आदान प्रदान किया और दोस्त ने कहा, श्री ट्रेवर्स, आप बाजार के साथ इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? और ट्रेवर्स ने जवाब दिया, हाँ, द कठोरता ऑफ डी डेथ। यह ट्रेवर्स थे जो एक कंपनी के ऑफिस में गए और पुस्तकों को देखने की अनुमति देने के लिए कहा। क्लर्क ने उससे पूछा, क्या आपकी इस कंपनी में दिलचस्पी है? और ट्रेवर्स ने उत्तर दिया, मुझे चाहिए कहना मेरे पास था। मैं स्टॉक के शॉर्ट 20,000 शेयर हूँ। खैर, रैलियां कमजोर और कमजोर होती गईं। मैं अपनी किस्मत को उस सब के लिए आगे बढ़ा रहा था जिसके लायक मैं था। हर बार जब मैंने ग्रेट नॉर्डन के कुछ हजार शेयर बेचे तो कीमत कई अंक टूट गई। मुझे कहीं और कमजोर धब्बे महसूस हुए और उन्हें कुछ होने दें। एक प्रभावशाली अपवाद के साथ सब कुछ मिला, और वो था पढ़ना। जब सब कुछ टोबोगन स्लाइड से टकराया तो रीडिंग रॉक ऑफ जिब्राल्टर की तरह खड़ा हो गया। सभी ने कहा कि स्टॉक पर कब्जा कर लिया गया था। इसने निश्चित रूप से ऐसा अभिनय किया। वे मुझे बताते थे कि रीडिंग शॉर्ट को बेचना सादा आत्महत्या है। ऑफिस में ऐसे लोग थे जो अब मेरे जैसे ही हर चीज पर मंदी के थे, लेकिन जब किसी ने रीडिंग बेचने का इशारा किया तो वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। मैंने खुद कुछ शॉर्ट बेचा था और उस पर थपथपा रहा था। साथ ही मैं स्वाभाविक रूप से अधिक दृढ़ता से संरक्षित विशिष्टताओं पर हमला करने के बजाय नर्म स्थानों की तलाश करना और हिट करना पसंद करता था। मेरे टेप रीडिंग ने अन्य शेयरों में मेरे लिए आसान पैसा पाया। मैंने रीडिंग बुल पूल के बारे में बहुत कुछ सुना। यह एक शक्तिशाली मजबूत पूल था। शुरू करने के लिए उनके पास बहुत कम कीमत का स्टॉक था, जिससे कि उनका औसत वास्तव में प्रचलित स्तर से नीचे था, दोस्तों के अनुसार जिन्होंने मुझे बताया। इसके अलावा पूल के प्रमुख सदस्यों का उन बैंकों के साथ सबसे दोस्ताना चरित्र का घनिष्ठ संबंध था, जिनके पैसे का उपयोग वे अपनी विशाल रीडिंग को ले जाने के लिए कर रहे थे।
जब तक कीमत बनी रही, बैंकरों की दोस्ती पक्की और पक्की थी। एक पूल सदस्य का पेपर प्रॉफिट 3 लाख से ऊपर था। इसने घातक परिणाम के बिना कुछ गिरावट की अनुमति दी। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टॉक खड़ा हो गया और बेयर्स को ललकारा। कभी कभी कमरे के ट्रेडर्स ने कीमत को देखा, अपने होठों को थपथपाया और 1 या 2,000 शेयरों के साथ इसका परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। वे एक हिस्से को नहीं हटा सकते थे, इसलिए उन्होंने कवर किया और आसान पैसे की तलाश में कहीं और चले गए। जब भी मैंने इसे देखा तो मैंने खुद को यह समझाने के लिए थोड़ा और बेचा कि मैं अपने नए ट्रेडिंग सिद्धांतों के प्रति सच्चा था और पसंदीदा नहीं खेल रहा था। पुराने दिनों में पढ़ने की ताकत ने मुझे बेवकूफ बनाया होगा। टेप कहता रहा, इसे अकेला छोड़ दो, लेकिन मेरे कारण ने मुझे अलग तरह से बताया। मैं एक सामान्य विराम की उम्मीद कर रहा था और कोई अपवाद नहीं होने वाला था। पूल या कोई पूल नहीं। मैंने हमेशा अकेला हाथ खेला है। मैंने बकेट की दुकानों में इस तरह से शुरुआत की और इसे बनाए रखा है। यह मेरे दिमाग के काम करने का तरीका है। मुझे अपना देखना और अपनी सोच खुद करना है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि बाजार के अपने रास्ते पर जाने के बाद मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि मेरे पास दुनिया में सबसे मजबूत और सच्चे सहयोगी थे। अंतर्निहित स्थितियां। वे अपनी पूरी ताकत से मेरी मदद कर रहे थे। शायद वे कभी कभी भंडार लाने में थोड़े धीमे थे, लेकिन वे भरोसेमंद थे। बशर्ते मैं बहुत अधीर न हो जाऊं। मैं अपनी टेप पढ़ने की आदत या अपने कुबर को मौके के खिलाफ नहीं खड़ा कर रहा था। घटनाओं का कठोर तर्क मेरे लिए पैसा कमा रहा था। बात सही होनी थी, जानने के लिए और उसके अनुसार कार्य करने के लिए। सामान्य स्थिति, मेरे सच्चे सहयोगी ने कहा, नीचे, और रीडिंग ने आदेश की अवहेलना की। यह हमारा अपमान था। रीडिंग को मजबूती से पकड़े हुए देखकर मुझे गुस्सा आने लगा, जैसे कि सब कुछ शांत हो। यह पूरी सूची में सबसे अच्छी छोटी बिक्री होनी चाहिए क्योंकि यह नीचे नहीं गई थी और पूल में बहुत अधिक स्टॉक था जिसे वो ले जाने में सक्षम नहीं होगा जब पैसे की कठोरता अधिक स्पष्ट हो जाएगी। किसी दिन बैंकरों के फ्रेंडलेस जनता से बेहतर नहीं होंगे। स्टॉक दूसरों के साथ जाना चाहिए। अगर पढ़ने में गिरावट नहीं आई तो मेरी थ्योरी गलत थी। मैं गलत था। तथ्य गलत थे। तर्क गलत था। मुझे लगा कि कीमत इसलिए है क्योंकि स्ट्रीट इसे बेचने से डरती है। इसलिए एक दिन मैंने 2 दलालों को एक साथ 4,000 शेयर बेचने का आदेश दिया। आपने उस कोने वाले स्टॉक को देखा होगा कि यह निश्चित रूप से आत्महत्या करने के लिए कम था। जब उन प्रतिस्पर्धी आदेशों ने इसे मारा तो एक सिर के बल गोता लगाएं। मैंने उन्हें कुछ हजार और दिए हैं। कीमत तब थी जब मैंने इसे बेचना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में मैंने अपनी पूरी शॉर्ट लाइन 92 में ले ली। उसके बाद मेरे पास एक अद्भुत समय था और 1907 के फरवरी में मैंने सफाई की। ग्रेट नॉर्डन पसंदीदा 60 या 70 अंक नीचे चला गया था और अनुपात में अन्य स्टॉक। मैंने थोड़ा अच्छा किया था, लेकिन जिस कारण से मैंने सफाई की वो यह था कि मुझे लगा कि गिरावट ने तत्काल भविष्य को छूट दी है। मैं एक उचित वसूली की तलाश में था, लेकिन मैं एक मोड़ के लिए खेलने के लिए पर्याप्त उत्साही नहीं था। मैं अपनी स्थिति पूरी तरह से खोने वाला नहीं था। कुछ समय के लिए बाजार में ट्रेड करना मेरे लिए सही नहीं होगा। पहले $10,000 मैंने बकेट की दुकानों में कमाए क्योंकि मैंने हर दिन मौसम के अंदर और बाहर कारोबार किया, चाहे स्थितियां सही थीं या नहीं। मैं वो गलती 2 बार नहीं कर रहा था। इसके अलावा यह मत भूलो कि मैं थोड़ी देर पहले चला गया था क्योंकि मैंने यह ब्रेक बहुत जल्द देखा था और समय से पहले बेचना शुरू कर दिया था। अब जब मुझे बड़ा लाभ हुआ तो मैं इसे भुनाना चाहता था ताकि मुझे लगे कि मैं सही था। रैलियों ने मुझे पहले तोड़ दिया था। मैं अगली रैली को अपना सफाया नहीं करने देने वाला था।
मैं तंग बैठने के बजाय फ्लोरिडा चला गया। मुझे मछली पकड़ना पसंद है और मुझे आराम की जरूरत थी। मैं दोनों को वहां नीचे ले जा सकता था। और इसके अलावा वॉल स्ट्रीट और पाम बीच के बीच सीधे तार हैं।